नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। लोकसभा की सभी सीटों पर काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए काफी आगे बढ़ता नजर आया। आपको बता दें, वहीं गठबंधन भी अच्छे आंकड़े के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि ईवीएम के द्वारा मतगणना जारी। अगले 3 घंटों में नई सरकार की स्थिति लगभग साफ हो सकती है। वहीं चुनाव आयोग ने 16 मार्च को और 7 फेज में लगभग सभी सीटों पर वोटिंग की तारीखें घोषित की थी। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई थी, जो 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी समेत 57 सीटों पर खत्म हुई। आपको बता दें कि 1952 में यह 4 महीने चला था। इससे पहले अमूमन यह 30 से 40 दिनों में खत्म हो जाता था। वहीं आपको बता दें कि मुंबई के महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बयान दिया और कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन को जो यश मिल रहा है, उससे कर्ता धर्ता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 150 सीट तक अपनी छलांग मारी है। यह बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन बहुमत की ओर जा रहा है। तो वहीं मथुरा से लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत ही उत्साहपूर्ण क्षण है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम सरकार जरूर बनाएंगे। मथुरा से भी मुझे बहुत अच्छी लीड मिल रही है। अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के दिन मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रानौत ने अपने आवास पर पूजा पाठ करती हुए नजर आई। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा काफी अच्छी बढ़त करता नजर आ रहा है, तो इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आधिकारिक रुझानों के मुताबिक एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद तेलंगाना से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी भी 15,461 वोटों से आगे चलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मतगणना जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल और चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर 4,948 सीटों के वोट के अंतर से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर पीछे चलते नजर आ रहे हैं। और इस दौरान हेमा मालिनी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। नहीं, उम्मीद तो बहुत ही अच्छा ही है। वेरी गुड, इट विल हैपन। लेकिन जब गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट है अभी इस वक्त। एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफी अच्छा चल रहा है। एंड अभी आगे देखेंगे, 1 बजे तक बहुत सब क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। बहुत जरूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए। और बहुत कुछ सोच के रखा है, वो सारा काम मैं जरूर करके जाऊंगी इस बार। अभी बहुत कुछ तोहफा प्लान करके रखा है, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एंड बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे लोग यहाँ पे इस बात पर। मैंने कहा ना 30+, हम 30 से भी ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। अभी भी आगे पीछे चल रहा है। 20-20 लाख वोट की गिनती होती है, 20-20 लाख वोटों की, तो अभी बताना मुश्किल है। सुप्रिया सुले के बारे में सुप्रिया सुले जी 1.5 लाख वोटों से जीत रही है। मैंने इतना ही कहा है, पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन को सक्सेस या यश मिल रहा है, उनके कर्ता धर्ता राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी नेता थे। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी है, तेजस्वी यादव जी है, अखिलेश यादव जी है, ममता जी है। हाँ, सभी नेता हम एक साथ रहे, हमने एक साथ काम किया। शरद पवार साहब है। लेकिन राहुल गांधी ने जो तूफान खड़ा किया, जो आंधी खड़ी की, आप उसका परिणाम देख रहे हो कि कांग्रेस ने 150 सीट तक अपनी छलांग मारी है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये ही हम और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में कांग्रेस दमदार वापसी के साथ
होती नजर आ रही है। आपको बता दें यूपी में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है। फतेहपुर में सपा से नरेश उत्तम पटेल आगे हैं और इसी के साथ आपको बता दें वे 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें यूपी में कांग्रेस दमदार वापसी की ओर है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फतेहपुर में सपा से नरेश उत्तम पटेल आगे चल रहे हैं और इसी के साथ कांग्रेस एक बहुत अच्छी बढ़त के साथ यूपी में आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यूपी से सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस बहुत अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि 8 सीटों पर जो है कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। यूपी में कांग्रेस का जो है दमखम देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी से स्मृति ईरानी 47,000 वोटों से पीछे नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा बड़ी बढ़त की ओर नजर आ रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किशोरी लाल शर्मा 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रिजवान जुड़ गए हैं। रिजवान, जिस तरीके से यूपी में गठबंधन का अलग ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए महक, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह आपने बताया कि यूपी में अब की बार जो गठबंधन था, चाहे अखिलेश यादव का पीडी हो, चाहे राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उसने कहीं ना कहीं अब की बार अपना दम दिखा दिया है। चाहे जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की 8 सीटों पर लीड चल रही है, चाहे उसमें अमेठी सीट हो, चाहे रायबरेली सीट हो, मुजफ्फरनगर सीट हो और इस सहारनपुर सीट हो। सहारनपुर से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी खासी लीड बनाए हुए हैं। कांग्रेस अब की बार 2000 मुझे याद आता है 9 का प्रदर्शन जो है इस बार फिर दोहराने जा रही है। कांग्रेस अब तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 18 सीट जीती थी और वो साल था 2009 का लोकसभा चुनाव। ठीक उसी तरह अब कांग्रेस एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है उत्तर प्रदेश में। जैसा बताया जा रहा था कि साल 2019 में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस आगे सिमट गई थी। राहुल गांधी अमेठी हार गए थे, लेकिन अब की बार अमेठी से ही शुरुआत से ही किशोरी लाल शर्मा जो है वो लीड बनाए हुए हैं। रायबरेली में और राहुल गांधी जो है लीड बनाए हुए हैं। और अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो इंडिया अलायंस 33 सीटों पर अब तक लीड बनाए हुए उत्तर प्रदेश में, जो अपने आप में ही सभी को चौंकाता है। चाहे एक तरफ बीजेपी के ये बयान आ रहे थे कि हम 80 में से 80 जीतेंगे और तमाम जो नेता जो आश्वस्त थे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो और प्रधानमंत्री मोदी हो, सभी ने उत्तर प्रदेश को लेकर ये भविष्यवाणी एक तरफ से कर दी थी कि अब की बार 80 में से 80 सीट जीत रहे हैं और कोई नहीं है जो हमको हरा सकता है। लेकिन उस भविष्यवाणी को अब की बार इंडिया गठबंधन ने खासकर यूपी में जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया है। अब की बार हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, ये साफ नहीं हो पाया कि कौन जीतेगा, लेकिन जिस तरह से लीड बनाई हुई है इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में वो अपने आप में सभी को चौंका रहा है। सारे राजनीतिक विश्लेषक जो है वो अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बढ़िया कर रहा है अब तक। रिजवान, जिस तरीके से सारे परिणाम निकलकर धीरे धीरे सामने आए, क्या लगता है आगे जाकर बीजेपी को और नुकसान होगा या फिर कहानी पलट सकती है? देखिए मैं आपको बताऊं मैं कि अभी कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया गठबंधन की अच्छी जीत हो रही है या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक अच्छी जीत करेगी। क्योंकि जो बात है 2 बजे के बाद जो है असली जो वास्तविक रिपोर्ट जो है वो शुरू होती है। जब लास्ट काउंटिंग होती है उस समय जो है बिल्कुल तस्वीर साफ होती है और उस वक्त पता चलता है कि असली में कौन जीत रहा है। क्योंकि जब तक लास्ट राउंड तक वोटिंग नहीं पहुंच पाती उस समय तक कहना कुछ भी उचित नहीं होता। हमने पिछली बार भी देखा है कैसे एंड टाइम पर बिल्कुल खेल पलट जाता है। जो हार रहा होता है वो तक जीत जाता है, वो जो जीत रहा होता है वो तक हार जाता है। ये एंड काउंट की वोटिंग में जब पता चलता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि अब की बार एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बसपा बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी जो है वो बिल्कुल ही पिछली बार 10 सांसद जीते थे मायावती की पार्टी में, जब अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन था। लेकिन अब की बार मायावती कहीं भी लीड नहीं कर रही, ये इस वक्त की अहम खबर है। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि चंद्रशेखर रावण जो उनके अपोनेंट माने जाते हैं, जो उनके विरोधी माने जाते हैं, दोनों एक ही समाज पर अपना वोट रखते हैं, दोनों कहते हैं हम दलितों के हितैषी हैं। चंद्रशेखर रावण
नगीना सीट से लीड बनाए हुए हैं और बहुत मुमकिन है वो नगीना सीट से जीते हैं। लेकिन मायावती अब की बार एक भी सीट नहीं जीत पा रही है, जो अभी तक देखा जा रहा है यूपी ठीक है में। रिजवान, जिस तरीके से यूपी में अमेठी और रायबरेली हॉट सीटें मानी जा रही हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है स्मृति ईरानी फिलहाल काफी पीछे चल रही है। देखिए, स्मृति ईरानी के बारे में कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, क्योंकि जब वो 2019 में जीती थी तो राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, तो उनको बहुत पूरे देश में सराहा गया था, क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे उस वक्त वो पार्टी अध्यक्ष। तो राहुल गांधी को हराना अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसी के बाद स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर राहुल गांधी अब यूपी आए हैं, लेकिन उन्होंने अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट का जो रुख किया है, अमेठी से जो है किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है, लेकिन किशोरी लाल शर्मा सबको चौंका रहे हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी। किशोरी लाल शर्मा शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए हैं और अब देखते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। हालांकि स्मृति ईरानी के बारे में बात बताऊं, स्मृति ईरानी अपनी जीत को लेकर पहले से बहुत आश्वस्त थी। वो तमाम मंचों से ये बात कह रही थी, तो तमाम मंचों से वही बात कहती आ रही थी कि राहुल गांधी आए, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी यहाँ पर आए, मुझसे डायरेक्ट टक्कर करें। वो मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर से राहुल गांधी का तंज भी कस रही थी। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, राहुल गांधी जो माइक खराब हो गया था स्मृति ईरानी का, तो उन्होंने कहा था कि क्या राहुल नाम के माइक वाला है इसका, मतलब इस तरह की कुछ बात थी। लेकिन अब स्मृति ईरानी की अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, समय लगेगा। देखिए, प्रतिक्रिया बहुत ही जल्दी स्मृति ईरानी पर देंगी, लेकिन किशोरी लाल शर्मा कह रहे हैं कि अब की बार यहाँ से जीत निश्चित है। देखिए रिजवान, 1 बजने वाला है और अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं वो आप भी जानते हैं। क्या लगता है कि इस बार साइकिल की रफ्तार और बढ़ेगी? अभी जिस तरीके से सारे परिणाम सामने आए रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे ज्यादा अच्छी खबर जो है वो सपा के कार्यकर्ताओं के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ 5% जब 2019 की मैं बात करूं तो अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती थी। उस वक्त नेताजी जो मुलायम सिंह यादव थे वो जिंदा थे, लेकिन अब नेताजी नहीं है। इसलिए ये अहम चुनाव है पहली बार अखिलेश यादव के लिए कि जब उनकी सरपरस्त नेताजी मुलायम सिंह उनके साथ नहीं है, उनकी गाइडेंस उनके साथ नहीं है, और पहली बार अखिलेश यादव जो है अपने चुनावी इतिहास में इतना बेहतर कर पाए हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए। सिर्फ 5 सीट से लेके 35 सीट तक वो अब तक लीडिंग बनाए हुए हैं, और 5 में से सिर्फ 3 सीट बचे। 2 सीट जो है वो उपचुनाव में हार गए थे। तो एक तरीके से कहा जाए तो टेक्निकली 3 सीट से अगर वो 33 और 35 सीट तक अगर लीड बनाए हुए हैं तो अखिलेश यादव के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इससे ज्यादा सीट अखिलेश यादव ने कभी नहीं जीती हैं, और अखिलेश यादव को बहुत आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर। उन्होंने जिस तरह से घूम कर पीडीए का फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी पीडीए को बताया पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आदि आबादी। तो मतलब पीडीए का उनका फॉर्मूला जो है वो अब की बार काम कर गया, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए रिजवान, सब कुछ जो है जनता के हाथों में होता है, जो निर्णय है वो जनता के हाथों में है। आज जो निर्णय हो रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो दोस्ती है अखिलेश यादव और हम कहें राहुल गांधी की, सपा और कांग्रेस गठबंधन, कहीं ना कहीं जनता को पसंद आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? निसंदेह इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो दो लड़कों की जोड़ी है उसको अब की बार जनता पसंद कर रही है। 2017 में पसंद नहीं करा था, वो एक बात अलग है, लेकिन साल 2024 में लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। हालांकि अपने देखा था कि जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ज्वाइंट रैलियां होती थी उनमें कई बार जो है भीड़ इतनी ज्यादा आ गई थी कि भीड़ अपने आप सो बैठी थी। कई बार मंच से उनका वो भी नहीं हो पाया था, क्या कहते हैं, भाषण भी नहीं हो पाया था, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कह रहे थे कि लोग इतने आश्वस्त हैं उनकी जीत को लेकर कि अब की बार कुछ ना कुछ खेल होगा। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं, रुझानों में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और की बार कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी का जो है जादू उत्तर प्रदेश में चला है। कांग्रेस खुद भी अपनी सीट जीत रही है और अखिलेश यादव भी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं कई सीटों पर। अहम बात यह है कन्नौज सीट जहाँ पे वो खुद लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव की सीटों, चाहे धर्मेंद्र यादव की सीटों, बदायूं से उनके छोटे भाई लड़ रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं। मतलब अभी जीत रहे हैं क्या, अभी शुरुआती रुझानों में वो आगे चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़त बनाए हुए हैं अच्छी खासी। देखिए रिजवान, ये 1 बजे तक की जो बात है वो हमने की है। फिलहाल हमने यूपी की बात की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार के क्या हाल चाल है, आपको क्या कुछ जानकारी है बिहार के बारे में? देखिए, बिहार से मैं आपको बताऊं, देखिए पाटलिपुत्र से जो है क्या कहते हैं मीसा भारती चुनावी मैदान में वो इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन
अहम बात है जो सारण लोकसभा सीट है जहाँ पहली बार रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की छोटी बेटी वो जो है पीछे चल रही है अभी, और पप्पू यादव की जो सीट थी पप्पू यादव भी पीछे चल रहे हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कर दिया था और बहुत मान मनोबल के बाद उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और बहुत सारा इस वक्त जो है आवाजाही हुई थी। इस वक्त पप्पू यादव भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। उस वक्त जेडीयू और क्या कहते हैं आपका आरजेडी में टक्कर है, बीजेपी भी अच्छी बढ़त बनाए हुए बीजेपी। लेकिन बिहार की राजनीति जो है पूरे देश से अलग होती है कि आप भी जानती है इस बात को। बिहार में देखना होगा कि बिहार में कौन आखिरी वक्त तक अपनी जो है सीट कायम रखेगा और कौन जीत पाएगा। बिहार की अभी ये है फिलहाल। देखिए रिजवान, आप भी जानते कि 2019 के जो आंकड़े थे बीजेपी के, प्रदर्शन बहुत ही शानदार था, लेकिन जिस तरीके से अभी यूपी में देखने को मिल रहा है और पूरी तरीके से हर जगह देखने को मिल रहा है, बहुत चौंकाने वाली बात है। तो ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जनता का जो निर्णय है वो इतना बदल गया है? देखिए कई चुनावी मुद्दे हैं जो अब की बात, देखिए एंटी इनकम्बेंसी एक है। अब की बात देखिए कहा जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन जो अब चुनाव में अब परिणामों में दिख रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। मैं खुद जब ग्राउंड रिपोर्ट करता था तो कई लोग मुझे मिलते थे, वो ऑन कैमरा नहीं कहते थे लेकिन ऑफ कैमरा इस बात को कबूलते थे कि अब की बार भैया बेरोजगारी है, महंगाई है, पहले हमारी कमाई कम थी, हम पैसा बचा लेते थे, अब कमाई ज्यादा है, अब पैसा नहीं बचता, इसलिए हम त्रस्त हैं बीजेपी सरकार से। ये बात जनता कहती थी लेकिन ऑन कैमरा नहीं कहती थी। कहीं ना कहीं उनको भय समझ लीजिए या फिर एक तरीके का डर समझ लीजिए, वो साफ कहते थे इस बात को कि अब की बार हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन उसके बरस हमें बीजेपी वाले लोग भी मिलते थे, बीजेपी वाले कहते थे हमने धारा 370 हटाई है या जो भी उनके मुद्दे हैं। राम मंदिर का एक अब की बार अहम मुद्दा माना जा रहा था कि राम मंदिर अब की बार एक अहम मुद्दा है, लेकिन उसको कहीं दिख नहीं रहा है अब की बार के चुनाव में कि राम मंदिर एक अहम मुद्दा है। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन जो है अहम आवश्यकताएं होती है एक ह्यूमन बीइंग की, लेकिन जिस तरीके से आज रुझान आ रहे हैं सामने, कहीं ना कहीं लगता है कि जनता अपने दिमाग में जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर गई थी शायद। देखिए बिल्कुल सही बात है, महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जनता ने अब की बार वोट किया है। और साइलेंट वोटर जो होता है ना अब की बार, उसने जो है बहुत चौंकाया है। भाजपा आश्वस्त थी कि आपकी बात जो वोटर है हम 400 जीतेंगे, 400 पार होंगे, हालांकि वो अभी दूर है, 400 पार का कोई भी रुझान नहीं आया। अभी भाजपा, अगर मैं अभी की बात करूं तो 294 पर भाजपा लीड बनाए हुए है और वहीं 231 पे इंडिया गठबंधन लीड बनाए हुए है। लेकिन 400 पार का जो नारा था वो अब की बार कोई पार्टी पूरा नहीं करके दिखा रही, खासकर बीजेपी जो है, बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी। ये अब तक की जो सिचुएशन है वो साफ हो गया है। और आपने बात करी कि लोगों क्या मुद्दे थे, तो लोगों के बिल्कुल यही मुद्दे थे, महंगाई था, बेरोजगारी थी और तमाम इस तरह के किसानों के मुद्दे थे। क्योंकि अभी हमने देखा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के किसानों का एक जो मुद्दा था वो दोबारा एक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। इसको लेकर जो है भाजपा सरकार जो है बैकफुट पर आई थी। इस बात को भाजपा सरकार ने खुद माना भी था, उनके कई केंद्रीय मंत्रियों ने बयान दिया था कि अभी इस बात को लेकर दबा दिया गया जाए या उस बात को आया गया कर दिया गया था। तो इसको लेकर जो है अब की बार जनता ने वोट किया है और जो है आपके सामने है, अभी लीड बनाई हुई है भाजपा ने, लेकिन सीट उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी की उनको उम्मीद थी। देखिए रिजवान, आप भी जानते हैं कि यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है, अभी दिल्ली पे आना चाहूंगी। जी जी जी। तो किस तरीके से जो है हालात जो है जो यूपी के हैं वो आपके सामने हैं और अभी जो है 1 बजा है और इस तरीके की प्रक्रिया सामने आ रही है, लेकिन अगर बात दिल्ली की जाए 7 सीटों की, तो किस तरीके के रुझान है? देखिए दिल्ली की 7 सीटों पर मैं आपको बता दूं, अभी तक 7 की 7 सीट पर जैसे जो रिवाज कायम है, 7 की 7 सीटों पर भाजपा ने अपना बढ़त बना रखी है। चाहे वो नई दिल्ली की सीट हो, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार मैदान में, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती यहाँ पर टक्कर में। सुषमा स्वराज की बेटी जो है वो अपनी लीड बनाई हुई है शुरू से ही। और वहीं उससे पहले अगर हम दूसरी सीट की बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की, मनोज तिवारी जो है और उनके सामने कन्हैया कुमार हैं, दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं, दोनों ने बढ़िया टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे मनोज तिवारी ने फिर से एक लीड बना रखी है शुरू से ही। शुरुआत में जो है शुरुआती रुझानों में जो है कन्हैया कुमार ने एक बार लीड बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो है मनोज तिवारी शुरुआत से लीड बनाए हैं।
फिलहाल की स्थिति ये है कि 7 की 7 सीटों पर भाजपा ने अपनी लीड बना रखी है और बहुत मुमकिन है कि 7 की 7 सीटें पिछली बार की तरह यहाँ पे बीजेपी जीते, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दी होगी। अभी देखना का समय है कि आगे क्या होता है। देखिए रिजवान, 5वें चरण में ही बीजेपी ने 310 की बात कही थी, लेकिन अभी जो हो रहा है वो सब देख के तो लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ में है। बिल्कुल, अब की बार ऐसे ही है, क्योंकि अगर मैं 2019 की बात करूं तो अब तक जो है पूरी स्थिति आधी आधी साफ हो गई थी कि बीजेपी अच्छी खासी जीती है। बीजेपी की पिछली बार 303 सीट मिली थी, तो अब की बार जो है रुझानों में भी वो 303 तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये कहीं ना कहीं डेंट लगा है बीजेपी को और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ। जो है 10 साल हो गए सरकार को, और जो जनता है, आम जनता है, वो बदलाव के मूड में हमेशा रहती है। वो चाहती है कि कुछ ना कुछ नई सरकार आएगी, नई नीति लाएगी। हमको क्या फायदा हुआ, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने और तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ये अगर 5 किलो राशन दे रहे तो हम 10 किलो राशन देंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बन गई 8,000 रुपए बहनों के खाते में जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को हित करे हैं। लोग इनको चाहते हैं कि अगर सरकार बनती है तो हमारा भी ये फायदा होगा। हम इसलिए सरकार को वोट देने जा रहे हैं आपकी बार, नई सरकार। जी रिजवान, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मेहनत की थी, लग रहा है कि वो रंग लाती नजर आ रही है और आगे भी शायद और कुछ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव के लिए देखिए कुछ भी हो, अखिलेश यादव पहले से ज्यादा सीट ला रहे हैं, ये चीज कन्फर्म है। सिर्फ 5 सीट, जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था साल 2019 में, सिर्फ 5 सीट अखिलेश यादव को आई थी और 10 सीट जो है बहुजन समाज पार्टी ले गई थी। लेकिन अब की बार अखिलेश यादव क्या कहते हैं, कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं और 17 सीट कांग्रेस को देकर 63 सीटों पर उन्होंने खुद लड़ने का ऐलान किया और 63 में से कम आधी सीट पे वो अब की बार लीड बनाए हुए हैं। और आधी लीड कितने भी कम हो, आधी से आधी भी कम से कम 15 से 20 सीट अखिलेश यादव अब की बार उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी बात है, उनकी पार्टी के लिए बहुत। जो उनका कार्यकर्ता जो था उसका मनोबल डाउन था, वो मनोबल अप होगा उसका। जी। और मैं आपको ये भी बता दूं, अखिलेश यादव के लखनऊ वाले कार्यालय पर अभी जमावड़ा लगना शुरू हो गया। उनके कार्यकर्ताओं का पटाखे वटाखों पर पूरा इंतजाम हो चुका है और लड्डू बटने की कोशिश है। कहीं ना कहीं जीत का जश्न मनता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी लखनऊ कार्यालय में आप देखें तो पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हो चुकी है और पूरी जीत की तैयारी है उनकी। मतलब पहले से ज्यादा वो सीट जीत रहे हैं। इस चीज को लेकर अखिलेश यादव भी आश्वस्त हैं और लोग भी इस बात को जान रहे हैं कि पहले से ज्यादा सीट अखिलेश यादव की आ रही है। अखिलेश यादव का पीडीएफ के बाद काम कर गया। देखिए रिजवान, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से चुनावी माहौल के दौर में आरोप प्रत्यारोप तमाम तरीके के लगाए गए, उस बीच क्या हुआ था कि ईवीएम को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से सपा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो सारे जितने भी आरोप लगाए गए थे, जितने भी सवाल ईवीएम को लेकर खड़े किए गए थे, वो कहीं ना कहीं झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। देखिए ईवीएम का तो ऐसा है कि ईवीएम को हर चुनावों में कहीं ना कहीं सेंट्रल मुद्दा ले ही जाते हैं। हमने पीछे के विधानसभा चुनाव देखा था, अभी साल 2023 के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस ने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन जब तेलंगाना में उनकी सरकार बनती है तो फिर ईवीएम को लेकर वो सवाल नहीं उठा। तो ईवीएम पर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरीके से जो है वो बयान देती रहती है, ईवीएम को अब सेंटर में लाती रहती है। लेकिन अभी एक दिन पहले ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ बताया कि ईवीएम क्या चीज है और ये चैलेंज भी करा था उन्होंने कि आप अगर इससे पहले इन्होंने इस बात को चैलेंज करा था कि अगर कोई बंदा है और वो ईवीएम को हैक करके ये बात साबित करे तो वो सामने आए, लेकिन उस वक्त कोई सामने नहीं आया था। तो ईवीएम का तो ऐसा है कि कोई भी अपने अपने हिसाब से तमाम पार्टियों के तमाम नेता वो ईवीएम पर बयान देते रहते हैं। लेकिन ईवीएम पर बयान देना बिल्कुल भी एक तरीके से अपनी ठीक नहीं माना जा रहा है। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी एक जो याचिका लगाई थी, PIL लगाई थी कि देश में जो है चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त निर्देश दिए थे कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। तो ईवीएम पे हाथ रखना तो बिल्कुल सही नहीं है आपके खिलाफ। पर जो है हम कहीं भी उठाकर देख ले, हर जगह है बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या लगता है कि बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, धूमधाम से जैसे 2019 में सरकार बनी थी, इस बार मुश्किल होगा?
बिल्कुल, देखिए अभी तक के रुझानों से तो यही दिख रहा है कि जो बीजेपी का मेन नारा था अब की बार 400 पार, बिल्कुल वो नहीं बीजेपी हासिल कर पा रही, नहीं अचीव कर पा रही है। जो बीजेपी कह रही थी कि हम 370 जीतेंगे, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये धारा 370 से जोड़ने की कोशिश थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार संसद में कहा था कि वैसे तो मैं क्या कहते हैं आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी बार आश्वस्त हूं कि बीजेपी आपकी बार 370 सीटें जीतेगी और एनडीए आपकी बार 400 पार करेगा। लेकिन अब तक के जो रुझानों में वो बियास बिल्कुल भी साफ होती नहीं दिखाई पड़ी है। रुझानों में भी एनडीए की बात 300 पार नहीं कर रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं फिलहाल अभी तो 1 बजा है, लेकिन देखते हैं कि आने वाला समय क्या कुछ तय करता है। फिलहाल मेरे साथ उस बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।